हम लोग प्रॉपर्टी 6 के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी 6 क्या बोल रहा है कि इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स, अगर कोई दो रो हो और कोई दो कॉलम हो, अगर बोथ ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल, मतलब अगर सेम हो जाए, देन इट्स वैल्यू इज 0। क्लियर है? अब चलो इसको थोड़ा सा हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ दे एग्जाम्पल के तौर पे कि a इज इक्वल्स टू, मान लिया ये डिटर्मिनेंट दे रखा है कि इवेल्युएट करो आप 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 इवेल्युएट करना है। तो यहां पर मैं देख क्या रहा हूं कि R1, ये जो R1 है ये, और ये जो हमारा R2 है ये दोनों दोनों क्या है, दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, इसलिए R2 नहीं, सॉरी R3, ये R3 है और ये टोटल क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर? बहुत सिंपल है। या अगर मैं कोई बी डिटर्मिनेंट्स देख लूं और मैंने क्या किया कि इसको A B C और A B C और D E F है, तो यहां पर ये C1 और ये हमारा C2 बोथ आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल है और ये भी आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसको इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है, देखते के साथ मैं क्या कहूंगा, ये वैल्यू 0 दे जाएगी। ठीक है, चलो आप लोग लिख लो। इफ each element of rows or column of a determinant is 0, then its value is 0। ठीक है, प्रॉपर्टी 7। अब प्रॉपर्टी 7 में क्या है, बहुत सिंपल है, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि रोज और कॉलम में सारे एलिमेंट्स, अगर एक रोज के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, या एक कॉलम की वैल्यू 0 हो जाए पूरे पूरे एलिमेंट्स की तो वो 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझ लो कि अगर ये डिटर्मिनेंट ए है और इसमें मैंने क्या किया कि भैया 0 0 0 A B C D E F ये किया। ठीक है, अब 0 क्यों हो जाएगा, अब थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा होगा तो समझ लेना कि क्या मैं कॉलम वाइज इवेल्युएट कर सकता हूं क्या। ठीक है, और कॉलम वाइज इवेल्युएट किया तो इसका क्या है, पोजीशन 1 1, इसका क्या है 2 1, इसका क्या है 3 1। अब मान लिया कि यहां पे 0 से किया और इसको मल्टीप्लाई किया इसके कोफैक्टर से, यही किया था ना डिटर्मिनेंट्स में, तो कोफैक्टर ऑफ 1 1 प्लस फिर 0 2 1, 0 2 1 मतलब नहीं करो, ये तो मैंने इसका पोजीशन लिख रखा है। ठीक है, 0 और इसको मल्टीप्लाई किया कोफैक्टर ऑफ 2 1 से, फिर प्लस 0 इंटू कोफैक्टर ऑफ 3 1 से। पक्का ना, समझ में आ रहा है ना, मतलब इसको छोड़ देंगे और ये 2/2 का डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा और वगैरह वगैरह करके करते थे, याद है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो होगा क्या आंसर। अब बात समझ में आया क्यों हो रहा है। हाँ, अब तो याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब यहां पे याद रखना है क्या कि जैसे ही इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स अगर तुमको कोई बोल दे तो जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होगा उसी कॉलम या उसी रो को चूज करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हाँ, इससे क्या होगा कि मैं जो 0 0 है उसका तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक रोज का देख लिया तो एक कॉलम का देख लेंगे। मान लिया 1 2 3 0 0 0 4 -7 8, तो ये जो हमारा क्या है R2,
तो ये एक्चुअल में ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? लिख लिए सब? नेक्स्ट करें? चलो नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 8। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 8 में हम लोग क्या देखेंगे कि ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, अब मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स है, तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। बाकी तो हम लोग मैट्रिक्स में देखेंगे ही या देखे हैं, लेकिन यहां पर हम लोग पहले डायगोनल मैट्रिक्स को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, तो जो ये डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो समझ में आ जाएगा उनको। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, तो पहले हेडिंग दे दो थोड़ा सा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने का क्या चांस होता है, तो पहला ये होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। और जैसे ही ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ तो इसके क्या हो जाएंगे, डायगोनल हो जाएंगे। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स में जैसे ए आई जे इज इक्वल टू 0 वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। अब ये क्या लिख रखा है पहले ये समझें। तो मान लिया कि इज अ लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे। ये तो समझ में आ गया, ये क्या लिख रखा है मैंने, मैट्रिक्स लिख रखा है। क्लियर है? अब ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ए आई जे इज स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया है, ठीक है, और उसमें ये सारी चीजें हैं। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अब ऑर्डर एन वगैरह ना लेके मैं 3 by 3 का मैट्रिक्स ले रहा हूं या 2 by 2 का मैट्रिक्स ले रहा हूं। तो ध्यान से सुनना, बोल क्या रहा हूं कि अगर ए मैट्रिक्स है बेटा, और यहां पे अगर मैं लिख दूं, ध्यान से सुनना, A11, A12, A21, A22, यहां तक समझ में आ गया? हाँ, तो ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है। लेकिन अगर इसको डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए तो ए आई जे 0 होना चाहिए। कब? जब आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो आई इज इक्वल टू जे, तो ये है आई इज इक्वल टू जे, ये है, मतलब रो और कॉलम बराबर है। तो बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यानी ए अगर डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो हमारे पास क्या होगा, A11 0, ए सॉरी यहां पे फिर 0 और A22। और ये है क्या, ये एक्चुअल में क्या है, डायगोनल, मेन डायगोनल, मेन डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें कोई डाउट? हाँ, अगर मान लो अगर कोई और मान लिया कोई बी मैट्रिक्स लिख किया, और ये हमारा 3 by 3 का है, 3 by 3 का है, तो हमारा मान लिया 5 0 0 0 7 0 0 0 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है?
अब डायगोनल मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? तो इसके डिटर्मिनेंट्स की इवेल्युएशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे इसको डिटर्मिनेंट्स बी कर दिया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 500070009। बोलो। अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, इसके सारे एलिमेंट्स को क्या कर देंगे? कर देंगे। क्लियर है ना? इसका पोजीशन क्या है? 1 1। इसका पोजीशन क्या है? 2 2। इसका पोजीशन क्या है? 3 3। कर दो। 5 × 7 × 9। ये नहीं आ रहा है? क्लियर? बहुत सिंपल, समझ में आ गया ये प्रॉपर्टीज? हैं? हाँ। अब देखो, इस चीज को बेटा थोड़ा सा ऐसे समझ लो, ठीक है? इसको लिखने का तरीका क्या है डायगोनल मैट्रिक्स को? जैसे मान लिया कि डायगोनल मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और इसमें लिख दिया 1 0 0 0 2 3 0 0, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 3 और ये 0। मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं, ठीक है? तो हम लोग कहीं भी देखने के DIAG और हमारा ऐसे दे दिया होगा 1 2 3, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स को शो करता है, ठीक है? और ये क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो लिख लो पहले, या नोट डाउन एक और कर लो कि अगर कहीं भी ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 दोनों में, ऐसे भी और ऐसे भी, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। बिग ब्रैकेट में भी और स्मॉल ब्रैकेट में भी, जहां भी बुक में मिले आप ऐसे समझ लो। तो डायगोनल मैट्रिक्स, अच्छा ठीक है। और एक चीज यहाँ पे, एक चीज और नोट करने की बात है, देखो ध्यान से समझो। जैसे ही डायगोनल मैट्रिक्स बेटा यहाँ पे 3 दे दिया ना है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में मैंने क्या बता रखा है अभी? डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में क्या बताया है? कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जितना नंबर ऑफ रोज होता है उतना नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो याद रखना कि नंबर ऑफ रोज is equals to number of column is equals to number of diagonal elements in a square matrix. Number of rows is equals to number of column is equals to number of diagonal elements. सॉरी, प्लीज लिख दिया इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? ये बातें समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, क्लियर? समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या दे रखा है बेटा कि ए एंड बी आर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। यहां पे थोड़ा ध्यान देना है, ऑफ सेम ऑर्डर।
सेम ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, सेम ऑर्डर। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए इंटू बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी, अलग अलग हो जाएगा। मतलब क्या है कि दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके, और अगर मैं डिटर्मिनेंट्स निकालूं और दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के अलग अलग उसके बाद मल्टीप्लाई करूं, बोथ हैव अ सेम रिजल्ट। बात समझ में आए? लेकिन कंडीशन क्या रखना पड़ेगा कि ए को भी और बी को भी सेम ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ए हमारा 2/3 हो और बी हमारा 3/2 हो तो फिर ये रूल लागू नहीं होता है। तो बहुत सिंपल क्या है जो मैंने बताया कि आप ऐसा समझ लो कि वो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स ही रखो। बस समझ में, सेम ऑर्डर के लिए है, लेकिन है क्या, एक और कंडीशन क्या दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमेशा याद रखो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तब ये रूल लागू होगा। तो ऐसे भी डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज कहां लागू होनी हुई, सेम ही ऑर्डर पे, पहला बात। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात क्या होगी कि दोनों का सेम, अगर 2/2 का होगा और एक 3/3 का होगा तब काम खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन रूल ही नहीं आएगा, मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाएगा, तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू ही नहीं आने वाली है। बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। तो इस प्रॉपर्टीज में बहुत कुछ खास दिखाना नहीं है। आप क्या करो कि दो मैट्रिक्स ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 2 3 1 5 एंड बी 2/2, मैं जानबूझ के छोटा कर रहा हूं, और यहां पे 3 1 -1 0 ये है। आपको क्या करना है कि इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो मल्टीप्लाई करता हूं तो a इंटू बी, तो a इंटू बी क्या हो जाएगा, 2 3 1 5 और फिर 3 1 -1 0। अच्छा, जो नहीं मतलब मल्टीप्लाई सीखा है उन्होंने तो वो मैट्रिक्स में सीखेंगे, ठीक है। अभी डिटर्मिनेंट्स में है तो एज इट इज बस देखेंगे। अब क्या है यहां से, तो यहां से मल्टीप्लाई क्या करूंगा कि रो को उठाऊंगा, कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया जी, 2 को 3 से 6 और 3 को -1 से -3, फिर 2 को 1 से 2, फिर 3 को 0 से 0। फिर देखो R1 उठाया और इसको किससे मल्टीप्लाई किया बेटा, C1 और C2 से। जैसे ही C1 से किया तो 1 1 1 1 1 वाला एलिमेंट दे दिया, फिर 1 2 वाला एलिमेंट, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया, समझ में आ गया। तो 1 2 का, फिर से मैंने किसको उठाया, 1 5 को, तो 1 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे, क्यों, क्योंकि R2 को उठाया तो 2 और ये 1, तो 2 1 वाला एलिमेंट देगा, तो कितना देगा 3, और ये क्या दे देगा -5, तो 3 और -5 क्या हो जाएगा -2। यहां तक कोई दिक्कत। फिर 1 को उठाया 1 से, क्या हो गया 1 और 0, 1 + 0। थोड़ा सा मैट्रिक्स में लिख लूं क्या यहां पे, जैसे ही उठाया तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 3, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा 1। चलिए यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे में क्या है कि a इंटू बी, जो मैट्रिक्स आया हमारा वो आया हमारा 3 2 -2 1। तुम लोग भी निकालते रहना, गलत हो सकता है मेरा भी कैलकुलेशन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है मुझे,
तो इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है, तो ए बी का डिटर्मिनेंट निकाला तो मैं लिख सकता हूं 3 2 माइनस 2 1। बहुत सही, क्लियर। अब क्या करूंगा मैं, अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो जाएगा 3 और माइनस, और यहां पे क्या हो जाएगा -4, तो +4, कितना आ जाएगा जी 7, यानी ए बी का डिटर्मिनेंट 7 आ गया। अब तो ए का डिटर्मिनेंट अलग निकालो, बी का डिटर्मिनेंट अलग निकालो, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अब हम लोग ये स्पेस ले लेंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे कर लेते हैं और थोड़ा उधर बना लेते हैं। तो स्पेस ले लिया और थोड़ा कलर चेंज कर लिया, कलर ये चेंज कर लिया। चलो अब यहां पे a इज इक्वल टू आ गया, लिख रखा है 2 3 1 5, और b इज इक्वल टू लिख रखा है 3 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा जी भैया, तो 2 3 1 5 कितना हो जाएगा जी 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अरे तब तो ये पक्का बनाना होगा। हाँ, अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाला तो मेरा कितना आ गया 3 1 माइनस 1 0, ये आ गया 0 और ये 1, ये 1। तब अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 1, और ये कितना आ गया 7। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तब तो हम लोग एग्जैक्टली लिख सकते हैं कि a इंटू बी का डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b होगा। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है, तो लिख लो। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। चलो नेक्स्ट, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब ये क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तो ये जितने भी ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन ऑन डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, या इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, उस पर ये काम करता है, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे और क्या काम कर रहा है। क्लियर, तो कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पहले हम लोग देखेंगे और उसके बाद से हम लोग बात करेंगे। क्लियर, अब थोड़ा सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे है, उसके बाद से इस प्रॉपर्टीज को हम लोग समझेंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं सब कुछ ठीक है और ज्यादा समझ में आ रहा है। तो पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्या देख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, पहले ये समझा जाए। तो समझने के लिए पहले रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन तो दिक्कत, आगे बढ़े हैं। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन में पहले हम लोग को क्या देखना होगा, तो रिप्रेजेंटेशन में पहला क्या देखना है, पहले ये समझो सब पहले, ठीक है बेटा। अगर अगर ध्यान से सुनो, अगर मैंने आर आई लिख दिया, जनरली रो को किससे, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आर आई लिख दिया और आई को मैंने, ध्यान से सुनो, आई को मैंने 1 से लेके 5 तक कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रोज जो है हमारा 1 से लेके 5 तक है, यानी इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हो गई,
R1, R2, R3, R4 और R5। बातें समझ में आ गई? वैसे ही अगर मैं सी जे लिख दिया, सी जे लिख दिया, ठीक है, और जे की वैल्यू 1 से लेके 3 तक कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? C1, C2 और C3। अच्छा, इक्वलिटी नहीं है? अच्छा ठीक, कर दिया। क्लियर है? ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया सबको? अच्छा ठीक है। एक और, पढ़ाते समय मैंने पिछले क्लास में क्या डिस्कस किया था? इंटरचेंज का। सेकंड क्या था? इंटरचेंज में क्या रिप्रेजेंटेशन लिखा था? C1, C3। इसका मतलब क्या हुआ होगा? ये इसकी जगह पे और ये इसकी जगह पे, कॉलम 1 कॉलम 3 की जगह पे, कॉलम 3 कॉलम 1 की जगह पे चला गया। पक्का? यहां तक समझ में आ गया? अच्छा ठीक है। और दूसरा क्या समझ में आया था? दूसरा दूसरा एक R1 इंटरचेंज R2। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दूसरा। अब तीसरा जो हम लोग करेंगे, ये समझो, मेन तीसरा है। तीसरा क्या समझ में आ रहा है? तीसरा R1, ध्यान से सुनना, ठीक है, R1 प्लस 3R2। मतलब क्या है कि R1 को हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। R1 इंप्लाइज दैट R1 में 3R2 से, मतलब R2 के सारे एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सारे एलिमेंट से। और उसको जोड़ेंगे किससे? R1 से। बात समझ में आ गया? तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जोड़ के एक नया डिटरमिनेंट्स बना रहे हैं, तो भी वैल्यू सेम ही रहेगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई? डिटरमिनेंट की कोई वैल्यू चेंज नहीं होनी है। या अगर मैं C1 को, या C1 को छोड़ दो, मैंने C2 को कर दिया C2, और मैंने क्या किया? C2 को चेंज किया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसको मान लो कि मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो कि मैंने किसी से, मान लो ऐसे तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होना है। या अगर मैंने ये कह दिया कि C3 मल्टीप्लाई विथ C1 प्लस 5C3, तो भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। बात समझ में आ रहा है? कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है। अब इस तरीके से समझ में आ गया। अब थोड़ा सा, अब क्या देख रहे हैं ये समझो। रिप्रेजेंटेशन ये तो समझ में आ गया ना, रिप्रेजेंटेशन सब। अच्छा, एक इसी तरह से क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि R1 इज इक्वल, R1 इंप्लाइज दैट R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या नहीं लिख सकते हैं इस तरीके से? हाँ, अब इस तरीके से लिख लिया तो मेरा काम हो गया, कोई दिक्कत? और कोई चेंजेस आने वाला है डिटरमिनेंट की वैल्यू पे? नहीं आने वाला। अब ये अगर ये तीन चीजें समझ में आ गई, तो अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पे समझ में आना चाहिए। अब हमको अब थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी समझ लेते हैं।
क्या कर रहा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ सेम कांस्टेंट, जैसे लेमडा हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, कोई दिक्कत, एंड देन एडेड टू corresponding एलिमेंट्स ऑफ द सेम अदर रोज और कॉलम। अब ये नहीं कि रोज में मल्टीप्लाई किया उसको कॉलम के साथ जोड़ रहे हैं ना, किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया और उसको अदर कॉलम से ऐड कर लिया। ये नहीं कि कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिया और उसको जोड़ किससे रहे हैं, रो से, ऐसा नहीं होगा भाई, ये ऑपरेशन नहीं है। बच्चे ये भी गलती करते हैं, मैंने क्लास में अक्सर देखा है, सर आप तो बताए थे कि चेंज नहीं होगा, यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा, और सारा उल्टा पुल्टा बना के लेके आ जाते थे। तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि कॉलम को मल्टीप्लाई करके किसी अदर कॉलम से जोड़ सकते हैं, लेकिन रो से नहीं जोड़ेंगे, रो को रो के साथ और कॉलम को कॉलम के साथ ही जोड़ेंगे। देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स सेम। अच्छा, इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लें क्या, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्या, तब ज्यादा समझ में आएगा कि हम लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। पहले लिख लो थोड़ा सा, ठीक है ना, उसके बाद से हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्लियर? अब चलो उसी एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं कि क्या ऐसे हो सकता है क्या। अब मैं इसका इवेल्युएशन देख रहा हूं, ठीक है। तो इवेल्युएशन करने के लिए मैंने इसे सबसे ज्यादा जीरोज किधर है, जीरो कौन सा है, एक ये है और एक ये है, तो मैंने किससे इवेल्युएट करूंगा इसको, C1 के थ्रू, ठीक है। अब मैं C1 के थ्रू यूज कर रहा हूं, तो पहले ये, और इसका साइन क्या लिख लूंगा मैं, प्लस माइनस प्लस, बता रखा है मैंने। अब जीरो से लूंगा तो जीरो को हटाया तो क्या आ गया बेटा, 1 1 माइनस 1 2, फिर -1 आ गया, फिर -1 हटाया तो ये और ये हटा दिया, आ गया हमारा 2 3 -1 2, और फिर 0 हटा दिया तो फिर +0, और यहां पे क्या आ जाएगा, 0 हटा दिया तो 2 3 1 1। इसमें कोई दिक्कत यहां तक? ये तो पक्के से वैल्यू है कि ये क्या दे जाएगा, 0, ये क्या दे जाएगा, 0, क्योंकि 0 है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बचा क्या, उसका इवेल्युएशन, इवेल्युएशन कितना हो जाएगा, -1, और उसके बाद से कितना हो जाएगा, 4 +3, और ये क्या हो जाएगा, -7। क्लियर, पक्के से? तो इसको पहले लिख लो, उसके बाद से आगे करते हैं। चलो, अब हम लोग, हमारा तो ये दे रखा है, ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, हमने क्या किया कि इस डिटर्मिनेंट्स को ऑपरेशन पहले ऑपरेट किया। तो हमने क्या किया कि जैसे C2 है और C2 में मैंने C3 में 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, तो C2 चेंज हो जाएगा। जब C2 चेंज हो जाएगा तब तो मैं देखता हूं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो पाती है या नहीं हो पाती है। अगर नहीं हो पाएगी तो प्रॉपर्टी मेरा ठीक है। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसे स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग कैसे करेंगे, तो हमने लिख लिया A, और जिसमें ये C1 में तो कोई चेंजेस नहीं है तो मैं लिख लूंगा 0 1 0। अब C3 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा, 6, और इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8, फिर 2 जोड़ा 3, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 4, इसमें गया ये 3, और ये C3 में तो कोई ऑपरेशन हुआ नहीं है, चेंज किसको होगा, C2 हो रहा है हमारा, C3 जस का तस हो जाएगा, 3 1 2। अब इवेलुएट करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। फिर से इसको हम लोग किसके थ्रू देख लिया, C1 के थ्रू ही देख लिया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है। इसको प्लस किया, इसको माइनस किया और इसको
प्लस किया, इवेल्युएट करके देखते हैं। तो ये तो 0, ये 0, ये 0, 3 1 3 1 3 2, फिर -1, ठीक है, -1, तो ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, 8 3 3 2, फिर +0, ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, फिर क्या हो गया बेटा, 8 3 3 1, क्लियर। ये तो फिर से ये 0 दे जाएगा और ये फिर से 0 दे जाएगा। अब रहा बात ये, तो ये -1 16 -9 -7, अरे हाँ ये तो सेम वैल्यू आ रहा है, ये देखो जब सेम वैल्यू आ रहा है तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी कॉलम में चेंज करना है तो उसको किसी अदर कॉलम से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब जोड़ना या घटाना दोनों हो सकता है, ठीक है, करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में चेंज नहीं होगी, तो फिर ये करेंगे क्यों? सबसे बड़ी बात यही है ना, हम ये एक ऑपरेशन और क्यों एक्स्ट्रा कर रहे हैं भाई, जब ऐसे ही सिंपल आ रहा है होगा। मान लो ये सिंपल मैं ऐसे ही इवेल्युएट कर लिया -7, तो फिर ये इतना लंबा चौड़ा ये कथा कहने की क्या जरूरत है भाई? तो इसके लिए कहने की इसलिए जरूरत पड़ेगी कि ये जो कथा कहेंगे तो वो जो इवेल्युएट कर रहे हैं उससे भी ज्यादा सिंपल इवेल्युएशन हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन। ये बातें समझ में आ रही है? तो आपको बहुत जल्दी ऑपरेट हो जाएगा वो डिटरमिनेंट्स। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये सारे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। तो पहले आप लोग एक एग्जांपल, इस एग्जांपल को लिख लो, उसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखेंगे। चलिए अगर ये देख रहे हैं हम लोग तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन लिखो आप लोग। क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग evaluate the determinants. Determinant A is equals to 41 1 5 79 7 9 29 5 3। ठीक है? हाँ, विदाउट एक्सपेंडिंग इवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स। क्लियर है? अब मुझे ये सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि मल्टीप्लाई करके कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, एक्सपैंड करके नहीं करना है, डायरेक्ट बताना है। अब देखो कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। स्क्वायर नहीं है, कैसे नहीं है? ये 41 एक साथ है, 79 एक साथ है, 29 एक साथ है, ये अलग अलग नहीं समझो। ठीक है, मैंने 41 बोला है, यहां तक क्लियर है? अब तो हो गया ना 3/3। अच्छा चलो यहां तक क्लियर है। अब पहले ध्यान से देखो, मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, अभी ऑपरेशन कर रहा हूं, तो उसमें क्या बोला था कि इवैल्यूएशन सेम नहीं होगा। अभी क्या था कि अगर ऑपरेशन कर देता हूं कि किसी भी C1 में अगर C2 से कोई मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ेंगे तो कोई वैल्यू चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो मैंने क्या किया कि यहां पे ध्यान से सुनना, C1 में ही चेंजेस लाने की कोशिश की। C1 में क्या, अब तुमने कहा था कि क्या निगेटिव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है कि घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते हैं। तो मैं जोड़ ही रहा हूं, लेकिन कर क्या रहा हूं, पहले ये सब ध्यान से सुनना,
-8C3। अब बताओ घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? अब तो घटाना ही पड़ेगा ना। अब ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा? C1 -8C3। बोलो हाँ या ना। अब ये ऑपरेशन कर लिया मैंने। जैसे ही ऑपरेशन करूंगा क्या आना है ये मेरा, थोड़ा ये मुझे बताना। तो जैसे ही डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए किया तो इसे -8 तो क्या हो गया? 40 40 और 41 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1। फिर इसको 8 से क्या हो जाएगा? 72 और 79 से घटाया 7। फिर इसको 8 से कितना हो जाएगा? 24। 29 से घटाया अभी प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं कि 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू विल बी 0। अब तो क्लियर हो गया होगा ये प्रॉपर्टीज पक्के से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो लिख लो पहले। चलिए आइए हम लोग प्रॉपर्टीज 11 देखते हैं। प्रॉपर्टीज 11 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैट्रिक्स में भी बहुत अच्छा अहम रोल प्ले करता है। थोड़ा सा देखते हैं प्रॉपर्टीज 11 क्या बोल रहा है कि लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे है। क्लियर है? मतलब वो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, ऑर्डर एन ही ले रखे हैं और उसी का कोफैक्टर मैट्रिक्स मैंने बना लिया सी। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स बताना मैंने बता रखा है, ठीक है, कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो ईच एलिमेंट्स के सारे कोफैक्टर्स निकाल के उसके जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो क्या कहलाएगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स कहलाएगा। और जब कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारा निकल जाएगा तो कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है तो मान लिया, पहले अब ध्यान से सुनते हैं हम लोग बातें तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मान लिया कि ए है। अब एन ऑर्डर तक तो मैं लेकर नहीं जाऊंगा, बात समझ में आ रहा है ना। और मुझे एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू 11 12 IIT JEE मेंस एडवांस यहां तक लगभग कहां तक जाता है? 3/3 तक, रेयरली 4/4 तक जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी 3/3 तक ही लेके चल रहा हूं। तो मान लिया कि कोई मैट्रिक्स ए है बेटा, तो इसको अगर मुझे लिखना हो तो इसका एलिमेंट्स मान लिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 लिख सकता हूं। अब इसी का कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखूंगा तो ईच एलिमेंट का कोफैक्टर एलिमेंट होगा। वही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बोल रहा है कि Cij इज अ कोफैक्टर ऑफ Aij। ये समझ में आ गया स्टेटमेंट? बात समझ में आ गई? तो अगर A11 का अगर कोफैक्टर लेना हो तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में उसका कुछ ना कुछ कोफैक्टर आएगा, नहीं आएगा? और कुछ ना कुछ कोफैक्टर आएगा तो वो क्या आ जाएगा? C11 आ जाएगा, मान लिया। फिर A12 का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये रोज ये कॉलम छोड़ के बाकी निकालने के लिए बता रखा है, तो उसमें क्या होगा? तो C12 आ जाएगा। और वैसे ही C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट्स, कोफैक्टर वाले का डिटर्मिनेंट्स जो भी आएगा वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा? अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स यहां से यहां जो बनाया गया है, इसके सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को लेके जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना चाहूं
बिना उसको बनाए। समझ रहे हो ना, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना, उसके बाद से उसको करना। उससे बेहतर क्या है कि जो मेरा मैट्रिक्स दे रखा है उसी से जो ऑर्डर दे रखा है उससे एक कम। तो कितने बाई कितने का ऑर्डर है? 3/3 का ऑर्डर है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? 2। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ये थ्योरी क्या बोल रखा है कि ए है वो किसका ऑर्डर है? ऑर्डर कितना है? कितना है? ऑर्डर n है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर n हो जाएगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए? ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो और उसके एक कम ऑर्डर वाले पावर से स्क्वायर कर दो। ये बातें समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ, इसका प्रूफ है। ठीक है, लेकिन अभी प्रूफ इसलिए नहीं बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स नहीं समझे होंगे, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताने के बाद से वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? एक मिनट, और एक नोट, एक पॉइंट और भी यूज कर लेना है, इसे याद रखना। मैं प्रॉपर्टीज 11 बताऊंगा जब मैं मैट्रिक्स पढ़ाने लगूंगा, तब यहां पे एडजॉइंट होगा। तो ये नोट करके पहले अभी याद रखना है, अभी क्यों होगा, क्या नहीं होगा, ये आगे याद करनी है। ये प्रॉपर्टीज, ये क्या है? दिस इज अ डिटर्मिनेंट्स ऑफ कोफैक्टर्स। अच्छा, कोफैक्टर का ले या इसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज लें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? डिटर्मिनेंट्स दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होगा, मैंने बताया था प्रॉपर्टीज में। तो क्या होगा? कोफैक्टर का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। कोफैक्टर के ट्रांसपोज को ही हम लोग कहते हैं एडजॉइंट। क्या कहते हैं? एडजॉइंट। तो ये यही है एडीजे, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए का ये। और जब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो क्या सी का डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग अभी पढ़ के नहीं आए थे क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1? बात समझ में आ गया? ये जरूरत पड़ेगा मुझे एडजॉइंट के समय, तब मैं बताऊंगा कि मैं प्रॉपर्टीज 11 में बता रखा है। ठीक है, अब इसी को अगर नोट करके और लिख सकते हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। इफ ए इज 3/3 मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, तब हम लोग इसको क्या क्या लिख सकते हैं? सी टी, याद रखना है ये, एडीजे ऑफ ए, और क्या लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 2। क्लियर है? चलो अब आप लोग इसको आराम से लिख लो। चलिए, इसमें क्या दे रखा है पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ अ रोज और कॉलम, या रोज में भी होगा सेम टू सेम एज इट इज, कॉलम में भी यही होगा। तो कॉलम में ऑफ और डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, अगर दो टर्म्स में अगर ऐड हो रहा हो तो देन द डिटर्मिनेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। अब इसको कैसे समझेंगे, थोड़ा सा ये समझते हैं हम लोग। जैसे मान लिया कि मेरे पास ए कोई डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और मेरे पास एक्सप्रेशन है, मान लिया कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 मान लिया, और इसमें ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस टाइप का सिचुएशन है हमारा। ठीक है, A1 में अल्फा, B1 में बीटा और C1 में गामा जुड़ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो इससे हम लोग करेंगे क्या, ऐसे आप समझो, A1
B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 और प्लस, और ऊपर में जो अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये प्रॉपर्टीज बता रहा है। ये बातें समझ में आ गई? चलो तो इसको लिख लो।